मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। बिल्कुल, मंजिल हम सबकी एक ही है कि आने वाले सारे के सारे नर्सिंग एग्जाम में फतेह हासिल करें, और इन मंजिल को पाने के लिए जो भी फासले आ रहे हैं उनको कम करने का काम कर रहा है आपका अपना नॉर्थसेट वाईफाई चैनल। स्वागत है आप सभी का नॉर्थसेट वाईफाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन एग्जाम ओरिएंटेड एक बहुत ही स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है 24 कैरेट एग्जाम गोल्ड सीरीज। और इस सीरीज में बातें होती हैं नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक की 100% यानी 24 कैरेट शुद्ध थ्योरी के पॉइंट्स के बारे में, जहां से पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो सीरीज में अपन 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कंफर्मेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में, और आज अपन तीसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में मेरे यानी विकास के साथ। तो पुनः स्वागत है आप सभी का नॉर्थसेट वाईफाई पर चैनल पर जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? तो कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली एक मेथड होते हैं, या कॉन्ट्रासेप्शन एक तरीका है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का। बेसिकली ये फीमेल्स को कंसीव करने से रोकने वाला एक तरकीब है जिसको अपन सिंपली कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। तो कम्युनिटी में जिस हेडिंग में या जिस प्रोग्राम में अपन पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी बोलते हैं इनको। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में सन 1992 में लॉन्च हुआ था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया सब कामों में पीछे है, लेकिन विश्व पटल पर भारतवर्ष फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला नेशन है या पहला कंट्री है। तो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो कब आया था? 1992 में आया था। और इंडिया जो है वो क्या है? फर्स्ट नेशन वर्ल्ड में जिसने की फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपन आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड। ये मेथड मोटा मोटी 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट होता है टेम्परेरी या स्पेसिंग मेथड, सेकंड मेथड होते हैं परमानेंट मेथड, और थर्ड आते हैं इमरजेंसी मेथड। क्या होते हैं ये मेथड? 1 to 1 इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट जो है वो होते हैं टेम्परेरी मेथड या स्पेसिंग मेथड। टेम्परेरी का सिंपल सा मीनिंग है कि जब तक इन मेथड्स को यूज करते हैं तब तक अपन प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, या फिर यूं कहें कि जब अपने को प्रेगनेंसी अचीव करनी है या जब अपने को प्रेग्नेंट होना है किसी फीमेल को, उस टाइम इनका यूज बंद कर दिया जाता है। स्पेसिंग मेथड इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली यूज में लिए जाते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल, यानी इनका यूज बंद करने पर प्रेगनेंसी वापस रिवर्स कर सकते हैं या इनके इफेक्ट को अपन रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्सिबल नाम से ही नॉर्थसेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, नॉर्थसेट 2021 में, शायद डंपा के बारे में, और वो क्वेश्चन था LARC क्या होता है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देके पूछा गया था। तो LARC क्या होता है? LARC की फुल फॉर्म है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। तो आरसी मैंने आपको बता दिया है क्या है। आरसी आरसी इज द रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी ऐसे मेथड जिनका यूज रोक देने से प्रेगनेंसी को वापस अचीव किया जाता है। अब इन टेम्परेरी मेथड्स में से ऐसे कौन से मेथड हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन ये सवाल आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन से या सिर्फ एग्जाम्पल स्टेबल से आया है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि इसकी इंपोर्टेंस एग्जाम में कितनी है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं टेम्परेरी मेथड, और उसका फर्स्ट मेथड है वो है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड सिंपली अवरोध या रुकावट पैदा करने वाले मेथड होते हैं, जिनके थ्रू अपन किस में रुकावट पैदा करते हैं? स्पर्म और ओवा के मीटिंग के बीच में रुकावट कर देते हैं या अवरोध पैदा कर देते हैं। ये अवरोध अपन फिजिकली, केमिकली और दोनों के मिश्रण से पैदा कर सकते हैं। फिजिकली आप सबने कॉन्डम पढ़े होंगे,
केमिकली ये बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जेल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जेली के फॉर्म में, नॉलेक्सोल 9 आपने पढ़ा होगा। और कंबाइन इनका मेथड डच मेथड में यूज किया जाता है। कुछ नाम इंपॉर्टेंट हैं जिनको अपन कभी छोटे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका दूसरा टाइप जिसका नाम है आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। और ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ऐसे डिवाइस जिनको अपन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या फीमेल की यूट्रस में एस्टेब्लिश्ड करते हैं और वहां पर वो एक सर्टेन टाइम के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज द मेडिकेटेड और सेकंड वन इज द नॉन मेडिकेटेड। जो नॉन मेडिकेटेड है यानी जो फर्स्ट जनरेशन है उनको अपन लिप्स लूप्स कहते हैं। मेडिकेटेड में दो कैटेगरी आती है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, और इसका डिटेल में स्टडी अपन आगे करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जो थर्ड टाइप है वो है हार्मोनल टाइप, यानी कुछ हार्मोन की सहायता से भी अपन थोड़े समय के लिए बर्थ स्पेसिंग या टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट को अपन अचीव कर सकते हैं। और मोटा मोटी आपने दो हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा। जो फर्स्ट हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन, और जो सेकंड हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। और इन दोनों के डिराइवेटिव को अपन यूज में लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में, प्रोजेस्टेरॉन। अब इन दोनों के कौन से डिराइवेटिव काम में लेते हैं, इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट्रोजन का जो डिराइवेटिव अपन काम में लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में वो होता है एथिनाइल, एस्ट्राडियोल, और इसके तीन डेरिवेटिव काम में लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा सबसे फेमस नाम एलएनजी यानी लीवो नॉर्जेस्ट्रेल, फिर आपने पढ़ा होगा नॉर्जेस्ट्रेल, और थर्ड वन इसका नाम होता है डेस्मोजेस्ट्रेल, डेस्पोजेस्ट्रेल या डेसोजेस्ट्रॉल। तो ये चार तरह के जो डिराइवेटिव्स होते हैं दो हार्मोन्स के, इनको हार्मोनल रूप में काम में लिया जाता है। और हार्मोनल फॉर्म में इनको एक टैबलेट या पिल के फॉर्म में, इनको इंजेक्शन, इम्प्लांट और वेजाइनल रिंग के फॉर्म में, इन चारों में ही हार्मोनल के ये चारों साल्ट प्रेजेंट होते हैं और इनका यूज मोटा मोटी करते हैं अपन हार्मोनल मेथड ऑफ टेम्परेरी बर्थ स्पेसिंग में। अब यहाँ पे जो अपन ने एक नाम पढ़ा था कि लॉन्ग एक्टिंग कौन कौन से हैं रिवर्सिबल में, तो रिवर्सिबल में लॉन्ग एक्टिंग है आईयूडीज, यानी यहाँ पे सबसे पहले सारी आईयूडीज जो हैं वो काम में आने वाली हैं लंबे समय के लिए। फिर यहाँ पे इंजेक्शन और इम्प्लांट, ये तीन जो कैटेगरी है ये आती है एलएआरसी में, इंजेक्शन और इम्प्लांट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था डंपा किसका एग्जाम्पल है, या एलएआरसी डंपा ऐसा कुछ करके 2021 में प्रश्न बना था। सेकंड अपन बात करते हैं परमानेंट मेथड के बारे में। तो परमानेंट मेथड को और क्या नाम से जानते हैं, इसको अपन टर्मिनेशन मेथड, यानी कंप्लीटली टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज को, या फिर इसको स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, यानी जो सीमेन है या जो डिस्चार्जेस हैं निकलने वाले वो कंप्लीटली स्टेराइल हो जाते हैं, स्पर्म फ्री हो जाते हैं, ओवा फ्री हो जाते हैं डिस्चार्जेस, इसलिए इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। और टर्मिनेशन यानी लास्ट टर्मिनेट पार्ट होता है, उसके आगे से इसको रिवर्ट नहीं ला सकते, पुनः अपन प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर सकते, तो ये इसके दूसरे नाम होते हैं। अब बात करते हैं ये टेम्परेरी मेथड मेल और फीमेल दोनों में ही परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन फीमेल में इसके यूटेंशियल का रेशियो जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। फीमेल में जो परमानेंट मेथड यूज किया जाता है उसका नाम होता है ट्यूबेक्टॉमी। फीमेल में एक स्ट्रक्चर आप सभी ने पढ़ी होगी, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। उस ट्यूब को अपन बीच में से काटते हैं और उसके दोनों ओपन एंड को लाइगेट कर देते हैं, कुछ इस तरह से ये ट्यूब है इसको काटते हैं और इन दोनों को लाइगेट कर देते हैं, तो बीच में इनका कनेक्शन कट हो जाता है, इसलिए इस मेथड को अपन कहने वाले हैं ट्यूबेक्टॉमी मेथड। और ट्यूबेक्टॉमी परफॉर्म करने का जो सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है वो है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपी के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है, ये इसका सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर टाइप है।
मेल के अंदर वास डिफरेंसेस नाम की एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी जो स्पर्म को कैरी करती है और टेस्टिस से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लेके आती है, उसके कनेक्शन को कट कर देना क्या कहलाता है? वास्टेक्टमी। वास्टेक्टमी कहलाता है। और इसका जो लेटेस्ट प्रोसीजर है उसको अपन कहते हैं एनएसवी, और ये एक चाइनीज टेक्निक है। इसका पूरा नाम होता है नॉन स्काल्पल वास्टेक्टमी। स्काल्पल के बिना यूज किए, यानी बिना चीरा फाड़ किए अपन छोटे से एक इंसिजन से इसको परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्काल्पल वास्टेक्टमी। तो ये दो परमानेंट मेथड होते हैं। थर्ड आते हैं इमरजेंसी मेथड के बारे में। अब इमरजेंसी आप सभी ने सुना और पढ़ा होगा कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। ऐसे ड्यूरेशन में या ऐसे टाइम पे जहां पे कुछ चांसेस होते हैं टेम्परेरी मेथड के या परमानेंट मेथड के फेलियर हो जाने का, या फिर रेप या जबरदस्ती का जो इंटरकोर्स होता है उसके प्रोडक्ट के रूप में, या कभी कभार अनवांटेड प्रेगनेंसी के रूप में भी जो कंसीव देखने को मिलता है उसको अपन इमरजेंसी कैटेगरी में लगाते हैं। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में अपन आईयूडीज का और हार्मोनल प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। इनमें जो सबसे कॉमनली हार्मोन यूज किया जाता है वो प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव यानी एलएनजी लेवोनॉर्जेस्ट्रोल यूज किया जाता है। और एग्जाम में बहुत बार इसकी डोज पूछी जाती है कि इसकी डोज कितनी होती है, तो इसकी डोज होती है 0.75 मिलीग्राम। और एम्स जोधपुर में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है सॉरी, कि इसकी डोज को कब लेते हैं। तो फर्स्ट डोज अपन लेते हैं 12 आवर में, और सेकंड लेते हैं उसके बाद में 24 आवर तक इसकी डोज लेते हैं। बहरहाल अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, कि जो सब मेथड है उनमें से कौन से सिनारियो में कौन सा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन होता है। और इसको आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन सीधे यहाँ से बनते हैं और आगे वाले एग्जामों में भी नो डाउट इससे क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं ओसीपी की। ओसीपी को अपन कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें हार्मोन होते हैं, यहाँ पर ने पढ़ा था कि हार्मोन्स में क्या आती हैं, पिल्स आती हैं। तो ओसीपी बेस्ट मेथड है किसके लिए? फर्स्ट वन ये बेस्ट मेथड है 20-year old नल्ली पैरा वुमन। नल्ली पैरा का मतलब अभी तक उसने एक भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है 20 ईयर की। और सेकंड है फीमेल विथ प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ऐसी फीमेल जिसमें प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, उसके लिए सारे अवेलेबल बेस्ट मेथड से सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सेकंड देखते हैं अपन प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, पीओपी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। ये किसमें काम आती है? तो फीमेल ड्यूरिंग द लैक्टेशन, अगर कोई फीमेल लैक्टेशन करवा रही है, बस बेबी को फीड करवा रही है, तो उस कंडीशन में पीओपी बेस्ट पिल्स होती है उसके कॉन्ट्रासेप्शन में। वैसे लैक्टेशन खुद अप टू 3 मंथ तक जो होता है वो किसका काम करता है? कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, क्योंकि लैक्टेशन से जो है वो एफएसएच का लेवल डाउन देखने को मिलता है और इस कंडीशन में नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन देखने को मिलता है। बट इसके साथ अपन अगर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को यूज करते हैं तो ये एक बेस्ट मेथड होता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का। थर्ड बात करते हैं अपन माला एन और माला डी। ये भी टैबलेट है और ये इंपॉर्टेंट है किस सिनारियो में? न्यूली मैरिड फीमेल में। अगर कोई फीमेल न्यूली मैरिड है तो वो कॉन्ट्रासेप्शन का जो बेस्ट मेथड अवेलेबल है वो होता है माला एन और माला डी में। फिर आते हैं बैरियर मेथड, यानी जो कॉन्डम्स अपन यूज करते हैं वो किसके लिए बेस्ट है? वो बेस्ट है फीमेल विथ आरएचडी। आरएचडी यानी रेसिस्ट मदर। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी आप सबने पढ़ा होगा, तो उस कंडीशन में ये मेथड उपयोगी है। हाइपर लिपिडेमिया और लीवर डिसऑर्डर्स में भी ये मेथड काम में आते हैं, यानी ऐसी फीमेल्स जिनमें लीवर डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं उनके लिए जो बेस्ट अवेलेबल मेथड है वो क्या है? बैरियर मेथड। अब ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जो हार्मोनल मेथड है सारे के सारे हार्मोन्स लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो लीवर का डिसऑर्डर है, इसलिए लीवर को और ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सिंपली बैरियर मेथड होते हैं वो सबसे बेस्ट या सेफ मेथड होते हैं इन सिनेरियो में। सेकंड आता है कॉमर्शियल सेक्स वर्कर।
जो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर होते हैं यानी जिनके मल्टीपल इंटरकोर्स के लिए पार्टनर होते हैं, उनमें एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए भी ये क्या है, बेस्ट मेथड देखने को मिलता है। आईयूडीज किस में बेस्ट मेथड है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फीमेल विथ वन चाइल्ड, अगर किसी फीमेल बेबी को, सॉरी, अगर किसी फीमेल को एक बेबी है यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में अगर उसको कुछ स्पेस देना है तो उसके लिए बेस्ट अवेलेबल मेथड होता है वो होता है आईयूडीज। माला एन और माला डी के लिए थोड़ा सा ट्रिक मैंने बनाया है जिसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे अपन लिखते हैं माला एन एंड माला डी, ये दो फॉर्म अवेलेबल होती है और इन दोनों को कब अवॉइड करते हैं और कब इनका बेस्ट यूज करते हैं उसको अपन देखते हैं। तो इनका बेस्ट अवेलेबल यूज जो होता है वो होता है एन से न्यूली और डी फॉर मैरिड। तो ये न्यूली मैरिड के केस में जो है वो एन और डी, यानी न्यूली मैरिड के केस में ये बेस्ट मेथड है, जैसा कि अपन ने पढ़ा न्यूली मैरिड फीमेल के लिए ये बेस्ट मेथड है। अब इसको अवॉइड कब करना है, ये हो चुका है इसका यूज, और इसको अवॉइड करते हैं अपन यानी माला एन और माला डी जो है वो मदर एन से, इसका नाम है ट्रिक है जो मदर अधेर, यानी जो मदर करवा रही है अधेर विथ या अधेर टू एल यानी लैक्टेशन, यानी जो मदर लैक्टेशन के साथ है उसको क्या करना है, अवॉइड। ये इसका सिंपली ट्रिक आपको याद रखना है अवॉइड में और यूज में। तो माला एन और माला डी को कब यूज करेंगे, तो एन और डी में यूज करेंगे यानी न्यूली मैरिड में यूज करेंगे, और अवॉइड कब करेंगे, मदर अधेर विथ लैक्टेशन, इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। यानी जो मदर लैक्टेशन करवा रही है, जो बेबी को फीडिंग करवा रही है, उसमें माला एन और माला डी को यूज नहीं लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कि और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिनके लिए क्या क्या कंडीशंस जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी होती हैं। तो इसमें अपन फर्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज द ओसीपी मेथड या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इनको अपन स्मोकिंग फीमेल में नहीं यूज करते हैं, यानी अगर कोई फीमेल स्मोकिंग कर रही है और उसके साथ साथ ओसीपी का यूज कर रही है तो ओसीपी की इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाएगी, इसके फेलियर के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। माला एन और माला डी मैंने आपको पढ़ा ही दिया, लैक्टेटिंग मदर में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, और आईयूडीज जो होते हैं वो डायबिटिक फीमेल के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, यानी ऐसी मदर जिनको डायबिटीज है उनमें इम्यूनिटी बेसिकली लो होती है, और इसके साथ आईयूडीज के साथ जो रिस्क होता है वो किसका होता है, इन्फेक्शन का। एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, इंसर्शन के टाइम जो होता है वो रिस्क होता है इन्फेक्शन का, और डायबिटिक मदर में ऑलरेडी क्या होती है, डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, डायबिटीज फीमेल में आईयूडीज के यूज को कॉन्ट्राइंडिकेटरी रखते हैं। अब अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आईयूडीज के बारे में, और इस वीडियो में अपन आईयूडीज के बारे में और उसके इमेज बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज के बारे में। अपन ने देखा था ये नॉन मेडिकेटेड होती हैं, ये क्या होती है, नॉन मेडिकेटेड होती हैं, और इनको लिप्स लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिप्स लूप, ये दूसरा नाम होता है, इस नाम से भी अपन जानते हैं। बात करें इसके शेप की कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है डबल एस, डबल एस इसका शेप होता है। आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा है, डबल एस शेप का रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपल्जन रेट, तो आपको याद रखना है हाईएस्ट एक्सपल्जन रेट होती है सारी आईयूडीज में, और होती है अराउंड 12 to 20% तक। और ये क्या है, हाईएस्ट एक्सपल्जन रेट, यानी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट तीनों में अगर हाईएस्ट एक्सपल्जन रेट होती है तो वो होती है लिप्स लूप की, यानी 12 to 20%। फिर अपन बात करते हैं इनकी एज, यानी कितने टाइम तक इनको इंसर्ट करने के बाद ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट बॉडी में देती है, तो ये रहने वाला है 2 से 3 साल। और फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें कि लिप्स लूप्स कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन का इफेक्ट देते हैं, तो इनका होता है फेगोसाइटिक एक्शन।
फैगोसाइटोसिस, यानी फॉरेन पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, फैगोसाइट्स यानी मारने का या किल करने का काम करते हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। कंटेंट की अगर बात करें कि इन लिप्स लूप में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसकी बॉडी में जो होता है वो बेरियम सल्फेट होता है। ये एक्सरे के लिए यूज में आता है, रेडियो ओपेक है, इसके थ्रू अपन इसकी पोजीशनिंग चेक करते हैं। और जो इसकी ये टेल है, इस टेल इसको बोलते हैं नाइलॉन टेल, तो क्या बोलते हैं, नाइलॉन टेल बोलते हैं। और ये बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसको अपन रिपीटेडली चेक करते हैं इसकी पोजीशन को कंफर्म करने के लिए। तो ये होते हैं फर्स्ट जनरेशन डिवाइस। आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड जनरेशन डिवाइस की तरफ, और ये मैंने टेबल लगा रखी है इसको समराइज करने के लिए। इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है कॉपर T7 और कॉपर T12, इनको अपन बोलते हैं ओल्ड जनरेशन। ये क्या है, ओल्ड डिवाइसेस हैं। सेकेंड जनरेशन की डिवाइस को अपन कॉपर डिवाइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है कॉपर, तो इनको कॉपर आईयूडीज भी कहते हैं, नहीं कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज, क्योंकि इसमें कॉपर फिल रहता है। तो ये दोनों जो होती हैं वो ओल्ड डिवाइस हैं, ये 1 साल तक और ये 4 साल तक काम करती हैं। फिर जो रेड कलर की डिवाइस है ये न्यूअर डिवाइस है, यानी ओल्ड के बाद डिस्कवर की गई है। और जो लास्ट ML यानी मल्टी लोड जो डिवाइस है, ये लेटेस्ट डिवाइस है। मल्टी लोड ये क्या है, ये लेटेस्ट है। अब बात करें इन सबके एज की, तो कॉपर टी और कॉपर T200 जो है वो 4 साल चलती हैं। सबसे ज्यादा चलने वाली है कॉपर T380 AG। और फिर मल्टी लोड जो है वो 3 और 5 साल। आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सी चलती है, तो सबसे ज्यादा जो एज है वो है कॉपर TAG की, यानी सिल्वर कंटेनिंग कॉपर बॉडी की। नोवा टी जो होती है, इसके बारे में भी आप क्विक लाइन याद रखना है। ये फर्स्ट सिल्वर है, फर्स्ट सिल्वर यानी जिसमें चांदी डली हुई है, फर्स्ट सिल्वर कोर डिवाइस है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, फ्रीडम 5, यानी नोवा टी 5 साल के लिए जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन देती है। फिर कॉपर टी एजी, ए का मतलब यहाँ पे एजी का मतलब सिल्वर होता है, ये भी सिल्वर डिवाइस है जो कि नोवा टी के बाद आई है। और ये 10 साल चलती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीडम 10 भी बोलते हैं। ये नाम भी बड़े फेमस है और एग्जाम में इन नामों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मल्टीलोड कॉपर, और ये लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, ये लेस साइड इफेक्ट होते हैं इनके, और ये मोर इफेक्टिव होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको याद रखनी है। मैं वापस मार्क करवा देता हूं कि आपको कॉपर T380 AAG याद रखना है, क्योंकि ये हाईएस्ट 10 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन देती है। और नोवा टी याद रखना है, जिसको फ्रीडम 5 कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट खोजी गई सिल्वर कोटेड आईयूडी है। अब इनके इमेज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इमेज हैं, क्योंकि नॉर्थ सेट अभी तक 3 नॉर्थ सेट में इनके क्वेश्चन आते हैं। नॉर्थ सेट 2020 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में भी इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। लगातार हर साल इनके क्वेश्चन इमेज में से बनते ही बनते हैं। तो ये जो फर्स्ट है ये आप सभी ने देख ही ली है, ये लिप्स लूप है। सेकंड बात करें तो ये सब बाकी जो जितनी भी हैं ये है सेकंड जनरेशन आईओडीज। इसको अपन बोलते हैं मल्टी लोड 375 आईओडी। ये है नोवा टी, ये है कॉपर T200, कॉपर T200। ये वाली जो डिवाइस है वो इंपोर्टेंट है और इसको बोलते हैं कॉपर T380 AAG। और ये है कॉपर T220, कॉपर T220। तो ये बहुत सारी डिवाइसेस हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। इनका इमेज बेस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ये जो डिवाइस है दो, ये थोड़ी सी लेस कॉमन है, इसको सेल्फ टी कॉइल भी कहते हैं। और जो ये डिवाइस है इसको अपन डेल्कॉन शील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्कॉन शील्ड। तो ये दोनों थोड़ा कम काम में ली जाने वाली डिवाइस है। जो इंपोर्टेंट डिवाइस है वो है कॉपर T200 और नोवा टी। इन तीनों की इमेज को आपको बहुत गहरे से दिमाग में बिठा लेना है। फिर अपन बात करते हैं थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन
की, और सेकंड जनरेशन के बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन की डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो लिप्स लूप होती है, सेकंड जनरेशन जो होती है वो कौन सी होती है, कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस होती हैं, और थर्ड जनरेशन जो होती है इनको एक और नाम से जानते हैं, इनको अपन आयोनिक या हार्मोनिक डिवाइसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनिक, यानी इनसे आयंस का सीक्रेशन होता है या फिर इनसे हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है, तो इनको आयोनिक या हार्मोनिक डिवाइसेस भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी डिवाइस आती हैं। तो इनमें मोटा मोटी दो डिवाइसेस बहुत फेमस है। फर्स्ट इज द प्रोजेस्ट्रा थर्ड और सेकंड वन इज द LNG20। फर्स्ट बात करते हैं प्रोजेस्टर्ट की। तो ये क्या है, इसमें जैसा कि नाम से पता है प्रोजेस्टर्ट यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। इनमें कितना होता है, टोटल 38 ग्राम प्रोजेस्टेरॉन इनमें फिल्ड रहता है, जो कि इसकी एज जो होती है 1 साल यानी 1 ईयर तक पर डे 36 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है। यानी 1 साल तक 38 ग्राम जो टोटल है उसमें से 36 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे इसका सीक्रेशन होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन को यूज में लिया जाता है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन कैसे काम करता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या काम करता है, ये सीक्रेशन को थिक कर देता है, यानी म्यूकस सीक्रेशन को क्या कर देता है, थिक कर देता है। यानी फीमेल में जो सीक्रेशन होते हैं उनको थिक कर देता है, तो स्पर्म का वहां से पास होना, स्पर्म का वहां से मूव करना जो है वो विस्कोसिटी के कारण कम हो जाता है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो ये इसका क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। सेकंड आती है LNG20। ये थोड़ी ज्यादा फेमस है थर्ड जनरेशन में, और इसको एक और नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस नाम है मिरेना, को मिरेना के नाम से भी जानते हैं। इसका एज या इसका ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये 7 से 10 साल तक इसको लगाने के बाद कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसमें जो साल्ट होता है वो LNG यानी लेवोनॉर्जेस्ट्रेल होता है, जो कितना होता है, टोटल 52 ग्राम मिलीग्राम होता है, जो पर डे 10 साल तक 20 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज करता है। इनके इमेज की अगर बात करें तो ये है प्रोजेस्टेरॉन और ये है LNG20 यानी लेवोनॉर्जेस्ट्रेल 20। तो ये दोनों थर्ड जनरेशन की आईयूडीज हैं। अब आगे बात करते हैं अपन कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द आईयूडीज। क्या ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां अपन आईयूडीज का यूज नहीं करते हैं। तो इनको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कॉन्ट्रासेप्शन को। फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी इन कंडीशन में तो बिल्कुल ही इनको यूज नहीं लेना है। और सेकंड वन इज द होता है रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी इन कंडीशन में यूज करने से पहले आपको और भी कंडीशंस देखनी है। मतलब रिलेटेड कंडीशंस या रिलेटेड सिनेरियो जो है उनमें आप इनको कॉशनली यूज करेंगे, सावधानी पूर्वक यूज करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आप इनको यूज नहीं करेंगे। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है तो इसका यूज नहीं करेंगे। अगर पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज यानी PID, PID क्या होता है, PID इज द पेल्विक इन्फ्लामेशन। पेल्विक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में या पेल्विक इन्फ्लामेशन में भी आप आईयूडीज को यूज नहीं करेंगे। सर्वाइकल या यूट्रस की कैंसर की कंडीशन में, और हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब में हो या पूरे के पूरे यूट्रस से बाहर हो। यूट्राइन कैविटी से छोड़ के जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और अगर फीमेल में पहले कोई चांसेस हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के तो उस कंडीशन में अपन इसको अवॉइड करते हैं। रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन भी देख लेते हैं। अगर कोई मदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज मेलाइटस है तो उसमें अवॉइड करते हैं। सेकंड, अनमोटिवेटेड फीमेल, अगर कोई फीमेल इसको यूज ही नहीं करना चाहती हैं तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, क्योंकि इसको यूज करने के लिए फीमेल का मोटिवेटेड होना, बार बार उस थ्रेड को चेक करना बहुत जरूरी है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है कि ऐसी फीमेल जो मोटिवेटेड नहीं है उनके लिए भी आईयूडीज का यूज जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, अनमोटिवेटेड फीमेल। और क्या कंडीशंस देखने को मिलती हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज की कंडीशन में, कि अगर किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में भी अपन
आईयूडीज का यूज नहीं करेंगे। और मेनोरेजिया की कंडीशन में यानी ब्लीडिंग ज्यादा होने की कंडीशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मल कंडीशन की स्थिति में भी आईयूडीज का यूज नहीं करने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि आइडियल टाइम फॉर इंसर्शन। आईयूडीज का इंसर्शन कब किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्टार मार्क कर लें, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी MSMC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेफरेंस में अगर बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिनों में कौन से दिन आईयूडीज को इंसर्ट करना बेहतर रहता है, तो ये रहता है 7th डे। आइदर इसको 1st से लेके 10th डे तक इंसर्ट किया जाता है, बट 7th डे जो होता है वो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है इसको इंसर्ट करने का, या फेवरेबल डे होता है। सेकंड अब बात करते हैं पोस्टपार्टम यानी प्रेगनेंसी के बाद कब आईयूडीज को इंसर्ट करने का सही टाइम है, तो ये टाइम होता है विद इन 48 आवर ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 48 आवर तक इसको अपन इंसर्ट कर दें तो ये बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। अदरवाइज पूरे पोस्टपार्टम पीरियड में यानी 42 डेज और इसको 6 वीक भी बोलते हैं, 6 वीक तक इसको इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड वन पोस्ट पिपीरियल पीरियड की अगर बात करें तो पोस्ट पिपीरियल पीरियड में आफ्टर 6 वीक, 6 वीक के बाद में इसको इंसर्ट किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आईयूसीडीज का या आईयूडीज का जो है वो साइड इफेक्ट क्या होता है, इसको शरीर में या इसको यूट्रस में डालने के बाद इसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग रहने वाला है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर आईयूडी इंसर्शन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग, और जो पेन होता है ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है पेन। लेकिन अगर पेन हो रहा है तो ये होता है फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईयूडी रिमूवल। इन दोनों बातों को अच्छे से समझ लेना है कि आईयूडीज लगाने के बाद जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट जो रहता है वो रहता है ब्लीडिंग होना। लेकिन ब्लीडिंग होने से आईयूडी को नहीं निकालते हैं, ये होता है जो है ये सेकंड कॉज है, सेकंड कॉज ऑफ रिमूवल। यानी अगर आईयूडी को रिमूव करने की बात करें कि किस कंडीशन में रिमूव करते हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो कंडीशन देखने को मिलती है वो होती है पेन। तो आईयूडी डालने के बाद सबसे पहला साइड इफेक्ट या सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट दैट इज द ब्लीडिंग, और आईयूडी निकालने के लिए सबसे प्रोमिनेंट मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या होती है, तो वो रहने वाली है पेन की। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस भी कई बार साइड इफेक्ट के रूप में मिलती हैं। यूट्राइन परफोरेशन यानी यूट्रस जो है वो परफोरेट यानी छेद हो जाता है यूट्रस में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी देखने को मिलती है किसके साथ में, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के यूज के साथ में। लास्ट लाइन मैंने लिखी है आईयूडी इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ कैंसर। आईयूडीज किसी भी तरह के यूट्रस या सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, यानी किसी भी तरह का कार्सिनोमा आईयूडीज के यूज के साथ अटैच नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो आईयूडी के बारे में। ये कंप्लीटली इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी एक भी लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करना कि ये एग्जाम में आता है या आने की संभावना है, ये इसके लिए अनफेयर होगा। यानी कंप्लीट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।